हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस, उसका देख रहे हैं केमिस्ट्री। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका लेक्चर नंबर 8 आज लास्ट लेक्चर है। आज हम देख रहे वाले पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 4। आज के पार्ट में हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले पार्ट में हमने देखे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा। और आज का है पार्ट नंबर 4। आज हमें देखने केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से देखने हमें देखने वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, जो ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है उनकी। तो इसे हम सबको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी पार्ट 4। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है आज के लेक्चर में। हमें तीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करना है। पहली होगी यहाँ पे, एक एक को देखते हैं। पहले यहाँ पे होंगी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। हम देख रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और थर्ड देखेंगे हम केमिकल रिएक्टिविटी। तो चलो पहले वैलेंसी को देख लेते हैं। क्या होगा, वैलेंसी क्या होती है, इंडिकेट करती है, जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, इंडिकेट करती है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने केमिकल बॉन्ड क्या कर सकता है, एलिमेंट फॉर्म कर सकता है, ये कौन एक्सप्रेस करती है, वैलेंसी यहाँ पे हमें बताती है। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट द एटम कैन फॉर्म गिविंग अ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल बनाते वक्त कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एटम, ये कौन इंडिकेट करता है, वैलेंसी। या वैलेंसी को क्या कह सकते हो, द नंबर ऑफ एलिमेंट लूज गेन और शेयर बाय एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल। तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, वैलेंसी कह सकते हैं। और वैलेंसी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। ये कंबाइनिंग पावर को बताती है किसी भी एटम के, कि एटम की कंबाइनिंग पावर क्या होगी। ये जो प्रॉपर्टी होगी ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है इन द नंबर ऑफ वैलेंसी और वैलेंस। अभी मॉडर्न साइंस में उसको वैलेंस कहा जाता है या फिर वैलेंसी। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, इनकी कंबाइनिंग पावर या इनके कितने नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, ये फॉर्म कर सकते हैं। ये बताया गया है इन द फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल। तो वैलेंसी डज नॉट हैव द साइन एसोसिएटेड विथ इट। इसके साथ कभी भी साइन नहीं लिखा जाता, वैलेंसी के साथ हमेशा क्या होता है, नंबर होता है। वैलेंसी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बार क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी क्या होती है, उनकी वैलेंसी होती है। ओके तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतनी क्या होती है, उनकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी क्या होगी, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी वैलेंसी वही होती है, 1, 2 और 3। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वैलेंसी 4 होती है। जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी क्या होती है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे उतनी क्या होगी, इनकी वैलेंसी होगी। और जिन इनर्ट गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पे इनर्ट गैसेस की वैलेंसी होगी 0, उनकी कोई वैलेंसी नहीं होती। तो मोस्टली क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में तो वही उनकी वैलेंसी होती है। 5, 6, 7 हुए तो जिसके पास 5 है ऑक्टेट के लिए 3 कम पड़ रहे, वैलेंसी 3। जिसका 6 है ऑक्टेट के लिए 2 कम पड़ रहे, 2। जिसका 7 है ऑक्टेट के लिए 1 कम पड़ रहा है, उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो जनरली वैलेंसी क्या होती है पीरियोडिक टेबल में, इतनी होती है। तो वैलेंसी कितनी हो सकती है, इन बिटवीन 1 to 4, इतनी क्या हो सकती है, वैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो, तो कुछ भी कहो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, ये भी बताता है क्या, कि कितनी वैलेंसी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ये यूज टू रिलेट
रिलेटेड टू द वैलेंसी। तो वैलेंसी बताता है, इसे पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है। जैसे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, तो इसे निगेटिव साइन आया। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, तो इसे भी साइन आया। तो ये क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव होती है, और ये इंडिकेट करती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। निगेटिव साइन है इलेक्ट्रोनिगेटिव, पॉजिटिव साइन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट करता है विथ पॉजिटिव निगेटिव साइन कि एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये हो गई सेकंड। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमें देखनी है वो देखनी है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी देखो, केमिकल रिएक्टिविटी ये भी रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन बाय द इलेक्ट्रॉन गेन। तो एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पे को गेन कर रहा है। इस पे क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द एस विथ विच एन एलिमेंट लूज और गेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स होंगी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनर्ट गैसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, इसलिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब उनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो हमेशा याद रखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। चलो अभी इस पे बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी बात कर लेते। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी उन्होंने क्या कहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए कहा है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या होता है, नंबर ऑफ जो होंगे एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर से ही क्या होता है, इनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी ब्लॉक में। तो ऐसा क्यों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम 11 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, तो 283, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कह सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है एस ब्लॉक, तो पहले हम एस ब्लॉक की बात करते। तो एस ब्लॉक के में क्या होता है, लिथियम इनका मेंबर है, एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। ओके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना है, 1। ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। ओके, तो एस ब्लॉक में क्या होता है, फॉर एस ब्लॉक जो होगा, एस ब्लॉक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एस ब्लॉक, इसमें क्या होगा, जो ग्रुप नंबर होता है वही क्या होते हैं, उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये लिथियम एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बेरिलियम, इसका 4 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा, सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। ओके, कैल्शियम देखते, 20 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये भी कौन से ग्रुप में चला जाएगा, सेकंड। पोटेशियम 19 है, 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कौन से ग्रुप में चला जाएगा, 1। तो एस ब्लॉक के लिए क्या होता है, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर ही क्या होता है, उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। सेकंड ग्रुप के मेंबर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते। तो एस ब्लॉक की बात हो चुकी। अभी हम पी ब्लॉक की बात करते। पी ब्लॉक में क्या होगा, तो जो पी ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है, जो ग्रुप नंबर होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके। तो ग्रुप नंबर जो होता है इज इक्वल टू 18 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं इसको 18 से माइनस करोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होगा, 18 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। एक एग्जांपल ही देख लेते। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 5। तो 18 में से अभी यहाँ पे 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 3। तो इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा? 13 नंबर के ग्रुप में। फ्लोरीन की बात करते हैं, 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा? 17 ग्रुप में। तो पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक में क्या होता है यहाँ पे कि जो ग्रुप नंबर होता है वो कैसे डिसाइड होगा? 18 में से क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम। इसको अगर 18 में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रुप नंबर मिलेगा। और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ही, वाई एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप डू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते? ग्रुप मतलब हम ऐसे बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो सेम ग्रुप में प्रॉपर्टीज क्या है? सेम क्यों होती? तो क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी। तो पहली बात है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं? वैलेंसी पे डिपेंड होता है। और एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, उनकी वैलेंसी भी क्या होती है? सेम होती है। एक भी ग्रुप में प्रेजेंट होने वालों की वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप में तो वो क्या होती है? सिमिलर होती है सारे एलिमेंट के लिए, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है? सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन वैलेंसी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। जो मेन ग्रुप एलिमेंट है उनमें वैलेंसी का वेरिएशन कैसे हो रहा है? तो देखो, तो ग्रुप में पूछा है उन्होंने, जो मेन ग्रुप एलिमेंट है उनमें। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में यूजुअली क्या होता है? इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने होगा, या फिर क्या होगा? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, तो उतनी क्या होती है? तो देखो, ग्रुप 1 जो होगा तो उसकी क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। ओके, ग्रुप 3 की क्या होती है? डी ब्लॉक को छोड़ ही देते हैं, उनका वेरिएशन होता है। 13 का अगर देखिए, ग्रुप 13 का 13 14 15 16 17 18, पी और डी ब्लॉक की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका क्या करना है? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे तो 3। ओके, इसमें से 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे तो 4। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे तो ये कितनी आएगी? यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 3 भी होती है और 5 भी होती है इनकी वैलेंसी। 15 16 की क्या होगी? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 6 भी होती है, तो इनकी 2 भी होगी और 6 भी होगी। यहाँ पे कितनी होती है इनकी? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो यहाँ की 1 भी होगी और 7 भी होगी, और यहाँ पे 8 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 0। तो ऐसे वैलेंसीज होते हैं अलग अलग ग्रुप के। तो आपके बुक में एक टेबल भी दिया है, उस टेबल में भी आप देख सकते हो। टेबल दिया है पेज नंबर 106 पे। वहाँ पे उन्होंने ग्रुप में बताया है कि ग्रुप बताया है, वैलेंसी बताई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया, हाइड्राइड कैसे फॉर्म होंगे, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सब कुछ बताया है। उनके ऑक्साइड कैसे फॉर्म होंगे तो उस टेबल को एक बार देख लो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या फ़र्क है? तो अभी 7 8 से पढ़ते आ रहे हो मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर होते हैं ये। ओके, और नॉन मेटल क्या होते हैं? यहाँ पे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ये क्या करते हैं? जनरली वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते, लूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। ये क्या करते हैं? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करते, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते उतने नॉन मेटल क्या करते? गेन करते। अभी मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसे मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? देखो यहाँ पे,
तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमें बताना है अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप। तो चलो पहले मेटेलिक कैरेक्टर को देखते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है डाउन टू द ग्रुप, पहले ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है क्योंकि ऑर्बिटल बढ़ रहा है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द ग्रुप। लेफ्ट टू राइट क्या होगा पीरियड में, ये हो गई ग्रुप की बात। अभी हम पीरियड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो आपको क्या याद रखना है, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव एंड मोर वी मूव डाउन टू द ग्रुप एंड हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। और क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव अक्रॉस द पीरियड, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। मेटेलिक बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। चलो अभी हमें देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट, मतलब सबसे कम एलिमेंट की हमें क्या बात करनी है, पोजीशन देखनी है पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो देखो क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके, नियरेस्ट टू द इनर्ट गैसेस बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, वो अटेंड करना चाहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इनर्ट गैसेस बाय गेनिंग और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, इनर्ट गैसेस रिएक्ट बाय गेनिंग, इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी जो इनर्ट गैसेस के आजू बाजू के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैसेस जैसा आ सके। ओके, तो उनकी केमिकल रिएक्टिव कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है और एटॉमिक साइज भी क्या होती है, यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। ओके, तो क्या होगा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना स्मॉल होगा उतना क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होता है स्मॉल पीरियोडिक टेबल में, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, मोर एनर्जी की ज़रूरत होती। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मोर निगेटिव होता है। जितना ज़्यादा निगेटिव उतनी ज़्यादा क्या होगा, इजीली आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे होगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लाइज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, मतलब इस फर्स्ट जो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर होंगे और ग्रुप 17 के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे लिथियम दोनों भी क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव होंगे। और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मिडल टू द पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे होगा, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइज इन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इस साइड के और इस साइड के क्या होंगे, ज़्यादा क्या होंगे यहाँ पे रिएक्टिव। क्यों, इनकी इलेक्ट्रॉन
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लूज करके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, मोर निगेटिव है, मतलब इनके लास्ट सेल में इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब डाला जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट करते। मतलब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेते और ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देते, तो दोनों भी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, दोनों की हाइयर होगी। इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, और इनके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी लूज करेंगे, ये जल्दी गेन करेंगे, तो दोनों की रिएक्टिविटी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल पीरियड टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड पे होते, इनर्ट गैस को छोड़ दिया है। इस पे और एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ऐसे कहा जाता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी ये किस पे डिपेंड होती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन। जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है उस पे डिपेंड होती है, या फिर जो नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक है, एमॉर्फस है, या फिर एमॉर्फस ने एम्फोटेरिक है, या फिर एसिडिक है, उस पर भी बेस होता है। मतलब नेचर पे भी डिपेंड होगा ऑक्साइड के, ऑक्साइड फॉर्मेशन पे और ऑक्साइड के नेचर पे क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों ऐसे होगा, तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है ये क्या होती है, एक रिएक्शन पे क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके क्या फॉर्म होते, ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होती। अगर हम अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या होगा, यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे एक ऑक्साइड फॉर्म करता है Na2O। ओके, तो Na2 ऑक्साइड को क्या करता है, ये फॉर्म करता है। तो जो अल्कली मेटल्स है प्रेजेंट इन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब लिथियम, हेलियम, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNa, ये क्या होंगे, अल्कली मेटल से, और ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, और ये ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते। ओके, तो ये ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जैसे ये ऑक्साइड क्या है, किसी भी वाटर के साथ जब रिएक्ट होती है ये ऑक्साइड, तो ये बना देते हैं बेस। तो ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन कर सकते। मतलब एक्सट्रीमली रिएक्टिव अल्कली मेटल फास्टली और विगोरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड, एंड सच ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। या फिर दूसरा भी देख सकते हो, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके K2O बनाएगा, और K2O वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, KOH, और KOH भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये पहला रीज़न है। ओके, तो जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट की वो क्या होती है, इस पे डिपेंड होगा ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये हो गया, हमने देखा कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के रिएक्टिव मेटल। अभी हमें एक्सट्रीम राइट साइड देखनी है, जैसे कि फ्लोरीन। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट है राइट साइड के, जिनको हम हैलोजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म करते। और ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, तो मैं वाटर को डायरेक्ट H2 ही लिख रही हूँ, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये बना लेते हैं HClO4। मतलब ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब क्या होगा, क्लोरीन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हुआ, और ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। इस लेफ्ट साइड के क्या बना रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे थे, राइट साइड के क्या बना रहे हैं, हैलोजन स्ट्रॉन्ग एसिड को बना रहे हैं। इसलिए ऐसे कहा जाता है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस और एलिमेंट इज डिपेंड्स ऑन ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन या ऑक्साइड के नेचर पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट साइड का देख लिया हमने, यहाँ के क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बनाते, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते। जो बीच का होगा Al2O3, ये क्या होगा, दोनों के सेंटर में होगा। ये न्यूट्रल होता है नेचर में,
सॉरी एम्फोटेरिक होता है नेचर में ना, मतलब ये बेसिक के साथ भी रिएक्ट होगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा। CONO ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। CO2 क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक होगा। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं इनके अलग अलग प्रॉपर्टी, इसलिए कहा जाता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्साइड पे भी डिपेंड है। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कंसीडर Li2O CO2 एंड B2O3, इन तीनों को कंसीडर करने के लिए कहा है उन्होंने। और क्वेश्चन पूछा है विच ऑक्साइड वुड यू एक्सेप्ट मोर बेसिक, इन तीनों में से मोर बेसिक कौन होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होगा तो ये बन जाएगा मोर बेसिक, क्योंकि ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट होकर स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, तो मोर बेसिक है, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड में होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने विच वुड बी द मोस्ट एसिडिक, इनमें से एसिडिक कौन होगा, तो CO2 क्या होगा, एसिडिक। तीनों की पोजीशन कंपेयर करो। और यहाँ पे एम्फोटेरिक उन्होंने पूछा है, तो इन तीनों में से एम्फोटेरिक क्या है, कोई भी नहीं है। तो एम्फोटेरिक अगर हमेशा पूछा जाए तो आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब भी कहा जाएगा मतलब जो बेस के साथ भी रिएक्ट होगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा वो होता है Al2O3। तो Al2O3 क्या होगा, एम्फोटेरिक, ये बेसिक है, ये एसिडिक है। और एक क्वेश्चन है देखो, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ एनी, उन्होंने कहा है Na2O Al2O3 with HCl and NaOH, हमें दोनों की रिएक्शन लिखनी। पहले हम देखते हैं इसकी, Na2O जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाता है ट्वाइस ऑफ NaCl, मतलब सॉल्ट एंड वाटर, एसिड बेस। ओके, ये बेस है, ये एसिड है। जब यही Na2O NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोनों भी बेस है, दोनों बेस रिएक्ट होकर क्या रिएक्शन बनाएंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे नो रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, Na2O रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज इट इज़ बेसिक ऑक्साइड बिहाइंड, ये बेसिक ऑक्साइड है इसीलिए ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे होता है और ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। अभी हम दूसरी बात करते Al2O3, इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ इसकी रिएक्शन होगी। HCl के साथ रिएक्ट होकर ये सॉल्ट बनाता है AlCl3 और इसके साथ वाटर को रिलीज करेगा। हमें पता है एसिड और बेस का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। यही Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनाता है, देखो यहाँ पे, तब ये NaAlOT O2 और वाटर, यहाँ पे भी ये क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। मतलब Al2O3 एम्फोटेरिक है, अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये बेस का काम करेगा, अगर बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये एसिड का काम करेगा और दोनों के साथ भी क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो एज Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दोनों भी प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर ही है, इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम इज मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट, कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है पीरियोडिक टेबल के, इसीलिए दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो देखो यहाँ पे ये एसिड है तो ये क्या एक्ट हो रहा है, बेस की तरह काम करके सॉल्ट और वाटर को बना रहा है। यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो ये एसिड के तौर पे एक्ट होता है और सॉल्ट और वाटर को बनाता है, इसीलिए Al2O3 को कहा जाता है एम्फोटेरिक, इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा और बेस के साथ भी रिएक्ट होगा। अभी हमें कमेंट करना है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। 12th में हमें पूरा चैप्टर देखना है इसका, ओके, एक पूरा चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको ट्रांजिशन कहा जाता है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। स्मॉल चेंज होते हैं एटॉमिक रेडियाई में, इनके जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियस कह सकते हो या रेडियाई, तो इसमें क्या होता है, बहुत कम स्मॉल चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज है, ज़्यादा विगरस चेंज नहीं दिखाई देता, तो स्मॉल चेंज होता है। तो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल सीरीज
हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते, क्योंकि सेम सीरीज को क्या करते ये बिलोंग करते। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, तो ये हमेशा यहाँ पे एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है, तो इसके बीच में डी एंड एफ ब्लॉक प्रेजेंट है। ओके, तो इनके प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस और पी के बीच में ही होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक जो होते हैं ये क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो मॉडरेटली क्या होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा एफिनिटी भी नहीं होती और इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन को दूर भी नहीं रखते, मतलब मॉडरेट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, इनकी रिएक्टिविटी मिडल में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए कहा है। तो देखो इनके जो वैलेंसीज होते हैं कितने होंगे, वैलेंसी मेटल्स के 1, 2 या 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 5, 6 और 7 होते नॉन मेटल के, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में होते। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उससे आप लूज भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं फॉर टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या उसे आप गेन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के लिए कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये क्या, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, और इनके जो ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल के वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये 3 पॉइंट है, तो 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, जर्मेनियम, सल्फर एंड ब्रोमीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 14, 16 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, प्रेडिक्ट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दोज कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें सबसे पहले बताने हैं कि अगर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, जर्मेनियम का आएगा NH2NP2 और सल्फ़र का होगा यहाँ पे NH2NP4। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा, जब भी केमिकल फार्मूला लिखना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। मतलब इसका कितना आएगा, जर्मेनियम 4 टाइम प्रेजेंट होगा, सल्फर 2 टाइम प्रेजेंट होगा। इससे आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, जर्मेनियम 2 टाइम और सल्फर 1 टाइम। सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2, उल्टा हो गया। तो क्या आएगा अभी, जर्मेनियम 2 टाइम यहाँ पे है ना, और सल्फर 4 टाइम, मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, जर्मेनियम H2। तो ये बन गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ सकता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ये क्या करना है आपको, एलिमेंट्स लिखने, यहाँ पे वैलेंसी लिखनी है, यहाँ पे नीचे इसकी वैलेंसी 4 है, सल्फर की 2, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, तो वैलेंसी 2, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे फार्मूला निकाल सकते हो। दूसरी पेयर उन्होंने दी है यहाँ पे जर्मेनियम एंड ब्रोमीन। तो देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP2 और इसका होता है NH2NP5। मतलब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इससे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसका फॉर्मूला क्या, हमेशा मेटल को पहले लिखा जाता है, तो जो इसे तो जर्मेनियम पहले आता है, जर्मेनियम मेटल नहीं एक्चुअली, लेकिन जर्मेनियम को पहले लिखो Br4। ये 1 टाइम है, 1 लिखा नहीं लिखा कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये होगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला बनाने की मेथड है, ये बहुत बार यूज़ होती है। जैसे सोडियम और एक एग्जांपल देख लेते, बुक में नहीं दिया है लेकिन हम देख लेते। सपोज मैग्नीशियम दिया है Mg और ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 282 और इसका होगा 26। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा Mg2O2। सिंप्लीफाई करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है MgO। तो ऐसे इंपेरिकल फॉर्मूले को निकाला जाता है फ्रॉम द वैलेंस। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ होती है फर्स्ट मेंबर के एलिमेंट के, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये सारे जब हम देखेंगे इंडिविजुअल ग्रुप को तब हमें देखना है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2। तो ऐसे जब हम इंडिविजुअल ग्रुप को देखेंगे तब ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमें देखने, डायगोनल रिलेशनशिप, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मेंबर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ये सारा हम तब डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपके बुक में कुछ दिया जाता है अप्लाई योर नॉलेज एक्टिविटी करके, तो उस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। ओके, तो जो जितने प्रॉपर्टीज़ हमने देखे उसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम। तो चलो, मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो ऐसे समझ लो ये पीरियोडिक टेबल है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल ऐसे समझ लो। क्या है देखो, अभी हमें लेफ़्ट टू राइट देखना है और टॉप टू बॉटम देखना है। दिख रहा है सबको? तो क्या होगा यहाँ पे, जो इंक्रीज़ होगा मैं उसका एरो इस तरफ दिखाऊंगी। तो क्या इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड लेफ्ट टू राइट क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, उसके बाद और टॉप टू बॉटम क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी। तो उल्टा एरो दिखा रही हूँ मैं। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी एटॉमिक रेडियस। तो मैंने एरो ऐसे दिखाया, जिस साइड में एरो है उस साइड में क्या होता है, हो जाएगा वो इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्या डिक्रीज़ होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ से यहाँ क्या डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। ओके, और जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ऐसे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो इस साइड में दिखाया है। और यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सारे हमने देख लिया है। ओके, तो इसका एक फ़ोटो है मेरे पास, मैं लास्ट में आपके वीडियो में ऐड कर देती हूँ, उसे आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ है बच्चों। मैंने ट्राई किया है कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए। सिर्फ आपको एक बार क्या करना है, सारे पॉइंट को अच्छे से लिखना है, 2-3 बार सुनना है, सारे कंसेप्ट को समझ लेना है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो आपके इस पर 4 चैप्टर बेस्ड है। 4 कौन से चैप्टर, हमारे 11th के 2 चैप्टर होंगे। तो हमारा 8 नंबर का चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1-2, वो भी इस पर ही डिपेंड होगा। और हमारा दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, ये भी इस पे डिपेंड है। जब हम 12th में जाएंगे तब हमें देखने एलिमेंट्स ऑफ द 16, 17, 18 और ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे इसी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे इंक्रीज होगी, कहाँ पे डिक्रीज होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारे चीज़ों को अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी। इसलिए वीडियो को 2-4 बार क्या करो, रिवाइज करके देखो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थेरोटिकल है, थोड़ा थोड़ा बोर लगेगा लेकिन देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे 4 चैप्टर बेस्ड है हमारे 11th और 12th के। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।